नमस्कार बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल विपिन वर्मा साइकोलॉजी में। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं EBS, जो प्राइमरी सेक्शन में 30 सवाल आते हैं इन्वायरमेंटल स्टडी यानी पर्यावरण अध्ययन, जिसमें करीब 12 से 15 सवाल EBS के होते हैं और 12 से 15 EBS पेडागोजी के होते हैं। तो हम दोनों पर चर्चा करने वाले हैं और डिस्कस करेंगे पूरे चारों ऑप्शन के ऊपर, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी भी बताएंगे और उस क्वेश्चन का PDF हम लिंक दे देंगे। सब्सक्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक रहेगा, वहां से आप पेपर भी डाउनलोड कर पाएंगे, वहां से भी सही आंसर जानेंगे और बाकी हम वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो लेते हैं पहला सवाल। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। पॉइंट नंबर A, वृत्तांत। वृत्तांत मतलब नरेटिव्स। B पॉइंट है कहानियां। C पॉइंट है शिक्षक द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या और D है शिक्षकों के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। ऑप्शन नंबर 1 है केवल C और D। ऑप्शन नंबर 2 है A, B, C। ऑप्शन नंबर 3 है A, C, D और ऑप्शन नंबर 4 है A और B। ऑप्शन नंबर 4 सही है A और B, क्योंकि हमें क्या है, पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। तो हम क्या करें, वृत्तांत, कहानियां, इनको बता करके एक क्या है इंटरेस्टिंग एनवायरनमेंट बिल्डअप किया जा सकता है, जिससे बच्चे क्या है रुचिपूर्ण तरीके से सीखेंगे। इसमें तीसरा और चौथा यानी C और D जो पॉइंट है वो ये बता रहा है शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या। अब टीचर का अपना कॉन्सेप्ट अच्छा है, कम्युनिकेशन स्किल है, तो वो कॉन्सेप्ट को प्रभावशाली तरीके से डिस्कस तो कर देगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो बच्चे की समझ में आए। चौथा ऑप्शन भी है प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या की बात है की गई है, तो यहाँ पर भी वो चीजें बहुत स्टैंडर्ड या इंटरेस्टिंग नहीं हो पाएंगी। टीचर को तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो इफेक्टिव तरीके से चीजों को वो बोल पाएगा, बता पाएगा, लेकिन जरूरी नहीं कि बच्चे को वो सारी चीजें समझ आए। इसलिए इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा 4 और केवल 1 और B ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है, पहला पॉइंट है, ऑप्शन नहीं है, बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना। दूसरा B पॉइंट है बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना और तीसरा है बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य। इससे क्या होगा, बच्चों की क्रिएटिविटी डेवलप होगी। दूसरी, वो ऑब्जर्व करेंगे और कुछ नया निर्माण करने की स्किल उनके अंदर विकसित होगी और सौंदर्यगत संवेदना, हर एक जानवर की बारीकियों के बारे में वो डिजाइन करेंगे, तो सौंदर्य जो नेचर के द्वारा उनको खूबसूरती जानवरों को मिली है उसका वो डीप लेवल पर एनालिसिस करके उनके प्रति सेंसिटिविटी डेवलप होगी, संवेदनशीलता आएगी। तो ये इंटरेस्टिंग है। यहाँ ऑप्शन नंबर 1 है केवल B, ऑप्शन नंबर 2 है A, B, C, ऑप्शन 3 है केवल A और ऑप्शन 4 है A और C। सही ऑप्शन 2 होगा A, B, C, क्योंकि टीचर जो है बच्चे को जानवरों के चित्रों को अवलोकन करके उनको निर्माण करने के लिए कहता है, तो उसका उद्देश्य बच्चों में रचनात्मकता का विकास हो, बच्चों में गतिविधि ऐसी विकसित हो ताकि वो अवधारणाओं और नया निर्माण करने के बारे में भी सोच सके और उनकी सौंदर्यगत जो संवेदनशीलता है उसका भी विकास हो। हम बढ़ रहे हैं अगले तीसरे सवाल पर। निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? यानी सीखने का कौन सा ऐसा सिद्धांत है जिसमें हम पर्यावरण में उसको हम लागू करते हैं, अनुसरित करते हैं। पहला ज्ञात से अज्ञात की ओर, अननोन टू नोन। दूसरा ज्ञात से अज्ञात की ओर। तीसरा वैश्विक से स्थानिक और चौथा अमूर्त से मूर्त। ये टीचिंग फार्मूले हैं। प्रत्येक टीचर टीचिंग प्रोसेस में इन फार्मूलों को लागू करता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा गया सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण किया जाता है। तो सेकंड ऑप्शन ज्ञात से अज्ञात, क्योंकि बच्चे के घर के ज्ञान को स्कूल के ज्ञान और स्कूल के ज्ञान को जीवन के ज्ञान के साथ जोड़ना ही
लर्निंग प्रोसेस का पार्ट या टीचिंग प्रोसेस का पार्ट या इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का पार्ट समझा जाता है। तो जो चीजें पता है बच्चे को, उससे जो नहीं पता है उसकी तरफ ले जाएंगे तो वो ज्यादा चीजें अच्छे से सीख पाएगा, क्योंकि बच्चे अपने आसपास से बहुत सारे अनुभव लेकर जब स्कूल या विद्यालय आते हैं तो उनको कई सारी चीजों के कॉन्सेप्ट पता होते हैं, लेकिन कंफ्यूजन होता है। टीचर उन्हीं कॉन्सेप्ट को और मजबूती देने के लिए नए एग्जाम्पल, नई चीजें, ब्रॉड लेवल पर उनका जर्नलाइजेशन सिखाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो तीसरा था, इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर हम लोग जानेंगे, नोन टू अननोन की बात करेंगे। क्वेश्चन अगला है 4 नंबर, पर्यावरण अध्ययन में शिल्प कला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि पॉइंट नंबर ए है, कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। बी पॉइंट है, समूह में सीखना सहपाठियों द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। तीसरा पॉइंट है, समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। और डी पॉइंट है, समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर 1 है केवल बी और सी, ऑप्शन नंबर 2 है सी एंड डी, ऑप्शन 3 है ए एंड डी और ऑप्शन 4 है बी एंड डी। तो यहाँ जो सही है ऑप्शन नंबर 1 केवल बी और सी, केवल बी और सी। बी क्या है, समूह में सीखना सहपाठियों द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। देख देख करके हमारा क्या होता है, हमारे अंदर उत्तेजनाएं पैदा होती हैं। जब हम समूह में काम कर रहे हैं तो कोई अच्छा कर रहा है, कोई अलग तरीके से एक्टिविटी कर रहा है, कोई क्रिएटिव तरीके से उसी चीज को कर रहा है, तो यहाँ महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि हम देख करके सहपाठियों को देख करके प्रोत्साहित हो सकते हैं। सी पॉइंट यहाँ पर है, समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर बनाता है। जब एक समूह या ग्रुप होगा तो उसमें संबंध होंगे, और संबंध होंगे तो अंतःक्रिया होगी, और अंतःक्रिया से सीखना ज्यादा अच्छा होता है। सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर सीखने की प्रक्रिया वाइगोस्की ने भी डिफाइन किया हुआ है संज्ञानात्मक विकास के लिए, इसलिए बी और सी सही होगा। अगर सपोज दैट ए और डी देखा जाए तो क्यों नहीं सही होगा, कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सिखाना शिक्षकों के लिए एक आसान एवं प्रभावशाली युक्ति है। ऐसा नहीं है कि समूह में सीखने पे अनुशासनहीनता, अनुशासन का मतलब होता है काम को पूरा करने में मदद करने वाला अनुशासन, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, रिजिड या कंट्रोल करने वाला नहीं, इसलिए ऑप्शन ठीक नहीं होगा। डी देख लेते हैं, समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को पूरा करने में सहायता। केवल पाठ्यक्रम पूरा करने में समूह में तो और देर लगेगी, इंडिविजुअली सिखाएंगे तो ज्यादा जल्दी सीख जाएंगे, तो इसलिए ए और डी सही नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है। पहला ऑप्शन है परिवार के सदस्य, बी पॉइंट है समुदाय के सदस्य, सी पॉइंट है समाचार पत्र और डी पॉइंट है कक्षा। यहाँ ऑप्शन है ए बी सी, दूसरा ऑप्शन है ए और बी, और तीसरा ऑप्शन है केवल डी, और चौथा ऑप्शन है सी और डी। तो निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है। तो यहाँ परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य और समाचार पत्र। क्यों? क्योंकि दुनिया भर की खबरों को लेकर आते हैं, आसपास में विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज, विभिन्न प्रकार की जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, विभिन्न प्रकार के जानवर, सजीव निर्जीव वस्तुएं, भोजन, पोषण, बीमारियां, इन सब से हम वाकिफ होते हैं समाचार पत्र से, समुदाय के सदस्य से, परिवार। तो ज्यादा बेहतर या प्रभावशाली तरीका होगा, यानी ए बी सी यानी पहला ऑप्शन राइट ऑप्शन है। तो ध्यान रहे, हम अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं और अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे जा रहे हैं। लिखा है, एक कक्षा 5 का शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। अब बच्चों को इस क्रियाकलाप के अर्थपूर्ण सीखने में क्या मिल सकता है यदि शिक्षक, पहला ऑप्शन है बच्चों को क्रियाकलाप व का अवलोकन, अनुभव साझा और उन पर चर्चा करने को
प्रेरित कर रही है। दूसरा, बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से करने को प्रेरित कर रही है। तीसरा, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती है। और डी ऑप्शन है, बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करती। तो वो गतिविधि करा रही है, तो बच्चे वो क्रियाकलाप करेंगे, एक्टिविटी करेंगे, अवलोकन करेंगे, जो उनको अनुभव होगा वो साझा करेंगे, चर्चा करने को प्रेरित। यानी पहला ऑप्शन राइट होगा, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उन पर चर्चा करने को प्रेरित कर रही है, क्योंकि वो कह रही है कक्षा में बच्चों से फर्श पर चीनी के दाने डालें और उनका ऑब्जर्वेशन करें या चींटियों को आने का इंतजार करें। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। हम बढ़ रहे हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। यहाँ पूछा गया है कि नॉट अ टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ लर्निंग इन ईबीएस, यानी ईबीएस में क्या सही नहीं है रचनात्मक आकलन के लिए, यानी एफए के लिए। तो पहला है वर्णन अभिलेख, जिसको एनेक्डोटल रिपोर्ट कहते हैं। एनेक्डोटल रिपोर्ट में बच्चे के अच्छे और खराब गुणों को लिखा जाता है। बी पॉइंट है एनुअल अचीवमेंट टेस्ट, यानी वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। और तीसरा है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो होता है बेस्ट पीस ऑफ वर्क, बच्चे के अच्छे गुणों को। और चौथा क्रम निर्धारण मापनी, रेटिंग स्केल। तो यहाँ सही नहीं है, फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए सही नहीं, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, क्योंकि चलती हुई क्लास में किया जाता है, फ्लेक्सिबल होता है, लर्न फ्रॉम ईच अदर को प्रमोट करता है, एक दूसरे से सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। तो नहीं पूछा गया, इसलिए सही होगा दूसरा ऑप्शन, उपलब्धि, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। आगे बढ़े, अगला सवाल मेंशन है, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए। बड़ा अच्छा सवाल है, हम इसको फिर से पढ़ देते हैं। निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए। पहला ऑप्शन है आकलन के संकेतों का उपयोग। दूसरा पॉइंट है बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन। तीसरा पॉइंट है बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। और चौथा, कक्षा 5 में के ईबीएस पाठ्यपुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा। देखिए, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को आकलन में दूर करना चाहिए, मतलब आकलन की प्रक्रियाओं में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को उत्तर का सही और गलत, ये सही उत्तर है या गलत है, ऐसे नहीं, उन पर उनकी समीक्षा करना, विवेचना करना, इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। इसलिए यहाँ सही ऑप्शन तीसरा होगा 8 नंबर क्वेश्चन का। हम बढ़ रहे हैं 9 नंबर सवाल की तरफ। और 9 नंबर सवाल है, ये बड़ा कंफ्यूजन वाला सवाल था। नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। ध्यान रहे, ईबीएस की कक्षा 5 की एनसीईआरटी की किताब पढ़ेंगे तो वहाँ डिफरेंट टाइप के एनिमल्स के बारे में, बर्ड्स के बारे में बताया गया है। तो वहाँ कौन प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। पहला ऑप्शन है बसंत गौरी, दूसरा ऑप्शन है मैना, तीसरा है उल्लू, आउल जिसको कहते हैं, और चौथा है क्रो यानी कौवा। तो यहाँ सही होगा मैना। मैना अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करने वाली पक्षी है। अगला 10 नंबर सवाल है, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली, इन सूची में से निम्न में कौन सा दूसरे से भिन्न है। तो यहाँ घड़ियाल है, कछुआ है और मछली है। घड़ियाल, कछुआ, मछली ये सब आपके एक वर्टिब्रेटा में आते हैं। हाँ, और क्या है, घड़ियाल, कछुआ, मछली ये सब पानी में भी रहते हैं, क्योंकि फिश भी पानी में रहती है, पाइसिस है। टर्टल तुम्हारा रेप्टाइल है। घड़ियाल जो तुम्हारा है ये भी क्रोकोडाइल है, तो ये भी क्या नाम तुम रेप्टाइल में आता है। तो ये क्या हो गए, रेप्टिलिया और फिश पाइसिस, ये सारे क्या हो गए, पानी में रहने वाले। कौवा जो है ये एक एबीज का है, इसका जो क्लास है ये पक्षी वर्ग का क्लास है। एबीज है, उड़ता है, इसका एडेप्टेशन अलग प्रकार का, इसलिए ये तीनों एक जैसे हैं, पानी में रहने वाले जानवर। और एक कौवा जो है वो टेरेस्ट्रियल है और पृथ्वी पर रहता है, पृथ्वी के टेरेस्ट्रियल पार्ट में रहता है और उड़ता है, एवीज क्लास का है। जबकि घड़ियाल और कछुआ जो है टर्टल, ये रेप्टाइल क्लास के हैं।
पाइसिस के मछली है तो वर्टिब्रेटा के ही सब, लेकिन इनमें और इनमें अंतर है। एक पाइसिस है, एक क्या नाम रेप्टाइल है, दो रेप्टाइल है, एक पाइसिस है और एक एवीज है। ध्यान रहे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। दो कॉलम दिए गए हैं, कॉलम ए और कॉलम बी। तो यहाँ ध्यान देना है, ए पॉइंट लिखा है हांगकांग, उसके सामने लिखा किसी भी करी के साथ उबला टैपियोका। बी पॉइंट लिखा है केरल, सरसों के तेल में बनी मछली। सी पॉइंट कश्मीर, नारियल के तेल में बनी समुंदर की मछली। और डी पॉइंट है गोवा, छोले भटूरे पकाया हुआ सांप। फिफ्थ पॉइंट लिखा है पकाया हुआ सांप। तो यहाँ सही क्या होगा, 1 का 5 सही होगा, यानी हांगकांग में पकाया हुआ सांप खाया जाता है। हांगकांग में सांप की डिश बहुत फेमस है जिसको लिंगहू फेन नामक डिश कहते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है, एक बार सवाल पूछा गया था ईबीएस में कि एक बच्चे से पसंद नापसंद के विषय में पूछा गया तो वो कहता है मुझे और मेरी माँ को सांप खाना पसंद है। जब भी मेरा मन होता है मैं पास के रेस्टोरेंट में जाता हूँ और लिंगहू फेन नामक डिश खा लेता हूँ। तो बच्चा बताइए वो बच्चा कहाँ का है, वो हांगकांग में का है। तो हांगकांग में सांप, पकाए हुए सांप लिंगहू फेन नाम की डिश में मिलते हैं। दूसरा यहाँ बी पॉइंट जो है, बी का 1 हो जाएगा केरल। केरल में किसी भी करी के साथ उबला टैपियोका ये क्या नाम खाया जाता है। टैपियोका कह सकते हो कि पका हुआ कटहल की तरह होता है। अगला है कश्मीर, सी पॉइंट है, सी का होगा दूसरा। सी जो है कश्मीर, कश्मीर में क्या होता है, सरसों के तेल में बनी मछली मिलती है कश्मीर में। और डी है गोवा, और डी गोवा है तो इसका तीसरा, गोवा में नारियल के तेल में बनी समुंदर की मछली खाई जाती है। तो ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। घरों में नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। एनसीईआरटी कक्षा 5 आसपास पढ़ेंगे तो विभिन्न प्रकार के घर मिलेंगे। कहीं आपको इग्लू मिलेगा जो बर्फ से ढका हुआ घर होगा, कहीं कच्ची मिट्टी के मोटी दीवारों वाले घर मिलेंगे, कहीं टेंट वाले घर मिलेंगे, कहीं बांस वाले घर मिलेंगे, कहीं नाव में घूमते हुए घर मिलेंगे, कहीं पतली या ढालू छत वाले घर मिलेंगे। तो ये आप डिफरेंट टाइप के छत पढ़ेंगे। घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। ए पॉइंट है राजस्थान के गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से होती हैं में रहते हैं। बी पॉइंट है, ये सही पॉइंट है। बी पॉइंट है मनाली हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। और सी पॉइंट है लेह में पत्थर के 2 मंजिला घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर जरूरतों के सामान और जानवरों को रखते हैं। सही, इनमें से सही कथन है ए और सी, दूसरा है केवल सी, तीसरा है ए और बी, और चौथा है बी एंड सी। तो बच्चों यहाँ जो सही ऑप्शन है ए और सी। राजस्थान के जो गांव हैं वहां लोग गर्मी से बचने के लिए मिट्टी के घर बनाते हैं और उनकी छतों पर कटीली झाड़ियां रखी जाती हैं ताकि वो जो है तेज गर्मी से बच सके। और वहां पर जो ऐसा छत के लिए व्यवस्था है, जंगल है, वहां जंगल जो है वो डेजर्ट एरिया में है तो कटीले जंगल ही मिलते हैं। और सी पॉइंट जो है वो लेह में पत्थर के 2 मंजिला घर बनाए जाते हैं जिससे निचली मंजिल पर जानवर और खाने का सामान, जरूरी सामान रखा जाता है और दूसरी मंजिल पर ये लोग रहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला फिर उसी से पूछा गया है एनसीईआरटी ईवीएस आसपास से। हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला एक कथन दिया है हाथी बहुत कम आराम करता है, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। तो ये बात तो सही है। बी पॉइंट हम देखें, एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 केजी से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खाता है, झाड़ियां खा लेता है। ये बात ठीक नहीं हमें लग रही है। सी पॉइंट है इनमें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती। ये बात भी सही है। हाथियों को लेकर के बहुत पानी में रहते हैं, बैठ जाते हैं, गुलाटी मारते हैं, सब कुछ सारा मस्ती करते हैं, सूंड से पानी उछालते हैं। डी पॉइंट है किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी की सभी फैसले लेती है, यानी जो इनका ग्रुप होता है हाथियों में जो सबसे उम्रदराज या सीनियर टाइप की हथनी फीमेल होती है
वो लीड करती है पूरे ग्रुप को, इसलिए यहाँ डी भी सही है। तो ये सही कथन, इनमें से सही कथन है सी डी ए, दूसरा ऑप्शन है ए बी डी, तीसरा ऑप्शन है ए बी सी और चौथा है बी सी डी। तो पहला ऑप्शन सही होगा सी डी ए। सी डी ए, सी में क्या है, पानी कीचड़ में खेलना पसंद है, डी में क्या है, हथनी, जो बुजुर्ग हथनी है सभी फैसले लेती है, और ए बहुत कम आराम करता है, एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ध्यान रहे आपको, हाथी से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन लिखा गया, नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है। जड़ों का एक समूह पूछा गया। ऑप्शन नंबर 1 है शकरकंदी, मूली, हल्दी। शकरकंद मतलब स्वीट पोटैटो, रेडिश और टर्मरिक। दूसरा पॉइंट, दूसरा ऑप्शन है गाजर, चुकंदर, मूली यानी कैरेट और बीट रूट और रेडिश। तो गाजर, चुकंदर, मूली सही ऑप्शन हमें लग रहा है, लेकिन देख लेते हैं अगले तीसरे ऑप्शन, चुकंदर, आलू, अदरक। अदरक राइजोम होती है। अगला है गाजर, हल्दी, अदरक। अदरक फिर राइजोम और हल्दी भी राइजोम होती है। तो यहाँ 3 में हल्दी, 1 में हल्दी है, 2 में अदरक है, तो ये ऑप्शन नहीं होंगे। यानी 14 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा गाजर, चुकंदर, मूली। आगे हम बढ़ते हैं और क्वेश्चन पूछा गया रेगिस्तानी ओक, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। डेजर्ट ओक, राजस्थानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है राजस्थान के रेगिस्तान में, संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में, आबू धाबी में और चौथा है ऑस्ट्रेलिया में। तो सही ऑप्शन होगा ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक या डेजर्ट ओक पाया जाता है। आगे बढ़े और अगला सवाल है, ये थोड़ा सॉल्व करने वाला सवाल है, हम इसका आंसर बता देंगे लेकिन आप इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये ट्रेन से रिलेटेड सवाल आया है जो आपको एक आध सवाल पूछा जाता है। कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन से सूरत गुजरात से नागरकोइल केरल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 19.45 बजे चली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल थी। तो यहाँ समय भी निकालना पड़ेगा, चाल भी निकालनी पड़ेगी, दूरी भी निकालनी पड़ेगी। दूरी बहरहाल दी है और समय दिया है तो आप आसानी से निकाल पाएंगे। तो इसमें पहला ऑप्शन है 53 किलोमीटर प्रति आवर, दूसरा है 45 किलोमीटर पर आवर और अगला है 132.5 किलोमीटर पर आवर और चौथा है 60 किलोमीटर पर आवर। सही ऑप्शन है 53 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो आपको आसानी होगी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट का सवाल डाला था इस बार। निम्नलिखित में कौन अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। पहला सूर्यमणि, तीसरा है कर्णम मल्लेश्वरी, दूसरा था कर्णम मल्लेश्वरी, तीसरा है सुनीता विलियम और वछेंद्री पाल। सुनीता विलियम एस्ट्रोनॉट हैं, अंतरिक्ष में गई थी। ये जो वेट लिफ्टर का काम करती है, प्रख्यात है अंतरराष्ट्रीय, ये कर्णम मल्लेश्वरी हैं जिन्होंने कई सारे मेडल वगैरह भी जीते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। अगला क्वेश्चन है, उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है वह है। तो जानते हो मलेरिया नामक रोग की जो इलाज है वो सिनकोना के पेड़ की छाल से बनाई जाती है। पहला ऑप्शन है चिकनगुनिया, दूसरा डेंगू, तीसरा मियादी बुखार और चौथा है मलेरिया। तो सही ऑप्शन होगा मलेरिया। अगला क्वेश्चन है, नेफेंथीज वह पौधा जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, हर बार पूछा जाता है। आपको पता हो कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट हमारे ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है, कीड़े मकोड़ों को खाते हैं और उसी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। इनको पिचर प्लांट कहते हैं, ड्रोसेरा नेफेंथीज जिनके बड़े पॉपुलर नाम हैं, मेघालय साइड में खूब पाए जाते हैं। तो ध्यान रहे बच्चों, यहाँ पॉइंट नंबर ए दिया गया है, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। बी पॉइंट, इसका आकार घड़े जैसा होता है और इनका मुंह एक पत्ती से ढका होता है, बिल्कुल सही बात है।
सी पॉइंट है, या केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करते हैं, तो ए बी सी तीनों सही है। या छोटे कीड़ों मकोड़ों को खींचने के लिए महक आवाज, मोहक आवाज निकालता है, जो इसमें फंस जाता है उसे बाहर नहीं। तो ये बच्चों आकर्षित करने के लिए इनके पदार्थ निकलते हैं सुगंधित, लेकिन आवाज नहीं निकालते हैं। तो सही कथन क्या है? केवल ए और डी। दूसरा ऑप्शन है ए बी सी, तीसरा है ए और बी, और चौथा है केवल ए और सी। तो सही ऑप्शन होगा ए बी सी। डी ऑप्शन नहीं राइट होगा, क्योंकि डी में इन्होंने आवाज की बात कर दी है। अगला सवाल है, भारत की आजादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी, वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? यानी दांडी यात्रा जहां से नमक को लेकर के आंदोलन शुरू किया था, वो किस राज्य में है? तो सीधा सा सवाल है, गुजरात में पाया जाता है। पहला ऑप्शन महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात, तीसरा आंध्र प्रदेश और चौथा कर्नाटक। दूसरा ऑप्शन राइट है। बड़ा सरल सवाल था। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन है? तो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक हैं। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य, पहला ऑप्शन है कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल। दूसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, और चौथा है केरल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। सही ऑप्शन है दूसरा, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है नहीं होना चाहिए। पहला ऑप्शन है प्राकृतिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना, ये तो होना चाहिए। बी पॉइंट दूसरा ऑप्शन है पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों के सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास। देखिए, जहां सटीकता की बात आ जाएगी वहां वो चाहे मैथ हो, चाहे बीएस हो, चाहे साइंस हो, सही नहीं होगा। तो ये 82 नंबर यानी जो आपका 23 नंबर 22 नंबर सवाल होगा वो ये होगा, दूसरा ऑप्शन सही होगा। तीसरा ऑप्शन है विशेषतः प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा और सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। अगला सवाल है आलोचनात्मक वर्गीकरण, निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो दूसरा ऑप्शन सही, सटीक संख्यात्मक कौशल का विकास। क्वेश्चन पूछा गया था एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्न में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? सटीकता की बात नहीं करेंगे, दूसरा ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग का है, ये आप सॉल्व कर लेंगे, लेकिन हम आसानी से आपको बता देंगे। किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाता है तो एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर, फिर वह बी पर जाता है जो ए के ठीक दक्षिण में 450 मीटर की दूरी पर, फिर वह सी पर जाता है जो बी के ठीक पश्चिम 120 मीटर की दूरी पर, और अंत में वह वाई पर अपने अस्पताल पहुंचते हैं जो सी के ठीक उत्तर में 90 की दूरी पर है, 90 मीटर की दूरी पर है। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है? पहला ऑप्शन है दक्षिण पूर्व, दूसरा है दक्षिण पश्चिम, तीसरा है पूर्व उत्तर और चौथा है उत्तर पश्चिम। तो सही ऑप्शन है उत्तर और पश्चिम। अगला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, विभिन्न जगहों के नृत्यों के बारे में पूछा जाता है, जो आप पढ़ोगे कक्षा 3 और 4 की, कक्षा 4 और 5 की एनसीईआरटी में ईबीएस की। चिराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? चिराओ नाच बच्चों मिजोरम के लोग, जनजाति लोग हैं जो करते हैं, पारंपरिक नाच है चिराओ नाच। इसमें ऑप्शन पहला मणिपुर, दूसरा मेघालय, तीसरा झारखंड और चौथा मिजोरम। सही ऑप्शन मिजोरम है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ें। अगला सवाल है बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि
पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। जहां बच्चों के अनुभवों और अभिव्यक्तियों को महत्व दिया जाएगा वो बाल केंद्रित यानी चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच हो जाएगा। पहला ऑप्शन राइट ऑप्शन। दूसरा पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित, कतई गलत है। पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है, ऐसा भी नहीं है। और चौथा ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, तो ये भी बात सही नहीं है, यानी क्वेश्चन का सही ऑप्शन 1 है। अगला सवाल है पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। पहला ऑप्शन विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। दूसरा पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। तीसरा ऑप्शन है विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। और चौथा ऑप्शन है पर्यावरण शिक्षा सामाजिक अध्ययन विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। यही सही ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि हमें पर्यावरण अध्ययन यानी इन्वायरमेंटल स्टडी सराउंडिंग इन्वायरमेंट के बारे में उसमें विज्ञान सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को शामिल करके सिखाता और बताता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? कक्षा पहला ऑप्शन है सेकंड, थर्ड और फोर्थ की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है 1 और 2 तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है, ये बात सही नहीं है। चौथा ऑप्शन है कक्षा 1 और 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण पढ़ाया जाता है, बिल्कुल सही है। हमने कई बार बताया प्राथमिक स्तर का शिक्षण भाषा का शिक्षण होता है, इसलिए प्रत्येक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहाँ पर्यावरण अध्ययन को भाषा और पर्यावरण के अध्ययन के द्वारा पढ़ाया जाए, मतलब भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाए। जैसे डेटा लिया जा सकता कि पिछले 5 सालों में धरती की गर्माने की स्थिति क्या है, बारिश की स्थिति क्या है, इसको गणित में लिया जा सकता है, भाषा में लिया जा सकता है। तो ध्यान रहे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? पहला पॉइंट है बच्चों का सक्रिय भाग लेना, अच्छी बात है। बच्चों के समुदाय के सदस्य, बी पॉइंट है। सी पॉइंट है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक। और डी पॉइंट है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा। पहला ऑप्शन ए, सी और डी। दूसरा ऑप्शन केवल सी। तीसरा ए, बी और सी। और चौथा है केवल ए और सी। सही होगा ए, बी, सी, यानी तीसरा ऑप्शन राइट होगा। बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बच्चों को समुदाय के सदस्य, और तीसरा पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक, यानी तीसरा ऑप्शन राइट होगा ए, बी और सी। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम को सुझावित प्रकरणों का उपकरण है? पहला ऑप्शन है जानवर। दूसरा ऑप्शन है हम चीजें कैसे बनाते हैं। तीसरा परिवार और मित्र। और चौथा है भोजन। क्वेश्चन को समझिएगा, कंफ्यूज करेगा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम को सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है? यानी सब टॉपिक जो सजीव है उसमें हम जानवरों को लेते हैं, तो उप टॉपिक यानी सब टॉपिक के रूप में जानवर को पढ़ाते हैं। पर इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन राइट है। लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि, वांछनीय मतलब जरूरी गतिविधि? बच्चों ध्यान रहे, पहला ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना। दूसरा पॉइंट ऑप्शन है केवल पाठ्यपुस्तक पर आश्रित होना। तीसरा है विभिन्न कक्षाओं में बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, यही सही ऑप्शन है। चौथा है पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। तो ये लास्ट क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन राइट है। हमने ईबीएस के 30 सवाल डिस्कस किए हैं, जिसके ऑप्शन भी डिस्कस किए हैं, सही ऑप्शन भी हमने बताए हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि ईबीएस का कक्षा 4,
3 और 5 का जो आसपास नामक किताब एनसीईआरटी का है, जो लोग पढ़ रहे होंगे वो आसानी से ईबीएस के सवाल कर पा रहे होंगे। और जो लोग एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 के पेज नंबर 72 पर आवास और सीखना पढ़ चुके होंगे तो ईबीएस की पेडागोजी भी आसानी से समझ पाएंगे। हमने डिटेल डिस्कस किया है। पेपर का पीडीएफ का लिंक हम सब्सक्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं पेपर। बाकी हमने वीडियो में डिस्कस किया है। बच्चों वीडियो को आप लाइक करें, फॉरवर्ड करें दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर ले चैनल को ताकि आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलता रहे। बच्चों आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाते रहें ताकि उन लोगों की भी सफलता सुनिश्चित हो जो लोग हमारे चैनल तक अभी तक नहीं पहुंचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।